29 वर्षीय राजा रघुवंशी और 25 वर्षीय सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले थे। राजा पेशे से ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे और सोनम के पिता का प्लाईवुड का करोड़ों का जमा जमाया कारोबार था। दोनों की शादी रघुवंशी समाज की वैवाहिक पत्रिका के जरिए बीती 11 मई को धूमधाम से हुई थी। इससे पहले दोनों परिवार एक दूसरे से परिचित नहीं थे। उनके लिए यह रिश्ता इस लिहाज से भी सुखद संयोग था कि सजातीय होने के साथ साथ राजा और सोनम दोनों की जन्म कुंडली में मंगल था, जिससे शादी में दिक्कत पेश आ रही थी। इस दिन जब दोनों स्टेज पर बैठे आगंतुकों की बधाइयां और आशीर्वाद ले रहे थे, तब उनके चेहरे की चमक और उल्लास देखने के काबिल थे। हर कोई उनके सुखमय खुशहाल दाम्पत्य जीवन और उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा था, लेकिन किसी को रत्ती भर भी यह एहसास नहीं था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, और यह छिपा जब उजागर हुआ तो हर कोई सनाके में रह गया। शादी के बाद एक हफ्ता रीति रिवाजों, मेहमानों, आगंतुकों के आने जाने और लोकल घूमने फिरने में ही निकल गया। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था, लेकिन सोनम शादी के पहले ही मन एक खतरनाक साजिश बुन चुकी थी। इसी दौरान दोनों ने हनीमून प्लान किया और बहुत सी जगहों में से आखिरकार सोनम के जोर देने पर मेघालय जाना तय किया। राजा ने अपने पेशे के सिलसिले में बहुत से शहर घूम रखे थे, लेकिन पूर्वोत्तर भारत नहीं घूमा था, इसलिए मेघालय के नाम पर मुहर लग गई। मेघालय जाने की जिद चूंकि सोनम की ही थी, इसलिए पति की सहमति मिलते ही उसने ही तुरंत 20 मई के रिजर्वेशन करा लिए थे। लेकिन नई बहू की असल मंशा कोई नहीं भांप पाया। शादी के बाद धार्मिक स्थलों पर जाने का रिवाज भी उन्होंने निभाया और सबसे पहले बेंगलुरु होते कामाख्या मंदिर जाकर देवी का आशीर्वाद लिया। हर कोई जानता है कि असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए मशहूर है। 21 मई को दोनों शिलांग पहुंचे और वहां के बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। लोकल घूमने फिरने उन्होंने कीटिंग रोड की एक दुकान से एक्टिवा किराए पर ली और वापस गेस्ट हाउस आकर सो गए। दूसरे दिन सुबह यानी 22 मई को दोनों ने बालाजी गेस्ट हाउस से चेकआउट कर दिया, लेकिन जाते जाते मैनेजर को कहा कि हम 25 मई तक वापस आ सकते हैं और जरूरत पड़ने पर फिर से कमरा ले सकते हैं। सुबह दोनों ने होटल में नाश्ता नहीं किया और स्कूटर पर सवार होकर शिलांग से चेरापूंजी के लिए रवाना हो गए। तब उनके साथ 2 बैग थे। दोपहर को दोनों मावलखियाट गांव पहुंचे और वहां से नोगरियाट गांव स्थित लिविंग रूट ब्रिज देखने चले गए, जिसके लिए उन्हें कोई 3000 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ा। इस दौरान सोनम बेहद असहज थी और बार बार राजा से दूर जाकर किसी को मैसेज भेज रही थी। दरअसल में वह लोकेशन शेयर कर रही थी। शाम तक घूम फिर कर दोनों ने रात नोगरियाट के ही शिपारा होमस्टे में गुजारी। 23 मई की सुबह दोनों ने शिपारा गेस्ट हाउस से भी चेकआउट कर दिया और ट्रैकिंग के लिए वेसाउडोंग झरने पर चले गए। इस दौरान दोनों फोन पर लगातार परिवारजनों के संपर्क में रहे और अपने घूमने फिरने के बारे में बताते रहे, जिससे घर वाले बेफिक्र रहे कि दोनों एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में दोनों में से कोई भी हनीमून एंजॉय नहीं कर रहा था। हाँ, राजा जरूर सोनम के इशारों पर नाचता जा रहा था। इसी दिन दोपहर कोई 1:30 बजे राजा ने अपनी माँ उमा देवी से फोन पर बात की और उन्हें बताया कि वे चोटी पर पहुंच गए हैं और फल खा रहे हैं। इसके कुछ देर बाद ही सोनम ने भी अपनी सास को एक ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें कहा था कि हम लोग अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बाद में बात करेंगे। सोनम की आवाज से थकान साफ झलक रही थी। उमा देवी ने उसे याद दिलाया कि आज उसका 11 का उपवास होगा। बातचीत में सोनम ने सास को यह भी बताया कि यहाँ उपवास का खाने पीने कुछ खास नहीं मिल रहा है। कुछ देर पहले कॉफी पी थी तो ऐसा लगा न जाने क्या पी रहे हैं। इसके बाद घर वालों से उनका संपर्क ऐसा टूटा कि फिर स्थापित हुआ ही नहीं। दोनों के परिवारजन फोन पर फोन करते रहे, लेकिन हर बार दोनों के ही मोबाइल बंद मिले तो सभी को स्वाभाविक चिंता होने लगी। अपने ही शहर में किसी का फोन घंटे 2 घंटे से ज्यादा न लगे तो भी घर वालों को फिक्र होने लगती है। फिर ये दोनों तो कोई 2185 किलोमीटर दूर शिलांग के घने जंगलों में थे। एक अंदाजा यह लगाया गया कि नेटवर्क इशू हो सकता है, इसलिए कॉल नहीं लग पा रहा होगा। लेकिन इशू कुछ और ही था और इतना खतरनाक था कि जिसने सुना वह सकते में आ गया। जब संपर्क हो ही नहीं पाया तो दोनों के घर वाले घबरा गए। तब तय यह हुआ कि घर के ही लोग शिलांग जाकर देखें कि आखिर हुआ क्या है। किसी अनहोनी की आशंका से मन ही मन सब कांप रहे थे। तुरंत ही राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद इमरजेंसी फ्लाइट लेकर शिलांग पहुंचे
और दोनों की खोजबीन में जुट गए। गूगल मैप के जरिए जब दोनों ने आसपास की लोकेशन ट्रेस की तो किराए पर एक्टिवा देने वाले की जानकारी मिल गई, जिससे उन्हें अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आई। किराए पर व्हीकल देने वाली एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों ने उन्हीं के यहां से एक्टिवा ली थी और दोनों उससे ओसरा हिल्स की तरफ रवाना हुए थे। स्थानीय पुलिस का सहयोग उन्होंने लिया, लेकिन दोनों के मुताबिक पुलिस ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसकी एक वजह भाषा की समस्या भी थी। रोशनी की जो किरण गोविंद और सचिन को दिखाई दी थी, वह उस वक्त बुझ सी गई जब एक्टिवा पहाड़ी इलाके में लावारिस हालत में पड़ी मिली। इन दोनों ने इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह से बात कर मदद की गुहार लगाई। कमिश्नर साहब ने क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी, जो शिलांग पुलिस के लगातार संपर्क में रहे। इंदौर के रघुवंशी दंपत्ति शिलांग में रहस्यमय तरीके से गायब हैं और अब तक कोई सुराग उनका नहीं मिला है। यह बात जंगल की आग की तरह इंदौर से मध्य प्रदेश होते पूरे देश में फैल गई। इंदौर में हर घंटे, हर दिन सस्पेंस गहराता जा रहा था। कोई नई बात जो दरअसल में पुरानी हो चुकी होती थी, वह पता चलती थी तो सभी अपने अपने कयास लगाना और बताना शुरू कर देते थे। परिचित, दोस्त और नाते रिश्तेदार यानी शुभचिंतक राजा और सोनम के घर हालचाल लेने और सहानुभूति प्रदर्शित करने जाने लगे थे, जिससे कम होने के बजाय दोनों परिवारों का ब्लड प्रेशर और तनाव दोनों बढ़ रहे थे। इधर शिलांग में लावारिस हालत में पड़ी मिली एक्टिवा से कुछ ही दूर खाई में शाम को सर्चिंग के दौरान एक रेनकोट और 2 बैग मिले। इंदौर में मीडिया को इस परिवार से जुड़े अर्पित चौहान ने बताया कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चल रही है और इंदौर व शिलांग पुलिस से उन्हें सहायता मिल रही है। मामला बहुत गंभीर मोड़ पर आ गया था, जिसमें अब तरह तरह की आशंकाएं ही बची थीं और सोशल मीडिया इस रहस्यमय मसले से भरा पड़ा था, जिसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा से फोन पर बात की और अपने अफसरों को मेघालय पुलिस के संपर्क में रहने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश के ही एक और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद के लिए आग्रह किया। इधर शिलांग में सर्चिंग चल रही थी, जो भारी बारिश और घने कोहरे के चलते व्यवधान तो डाल रही थी। सभी की दहशत उस वक्त और बढ़ गई जब स्थानीय लोगों ने यह बताया कि जिस इलाके में एक्टिवा मिली है वह कुख्यात इलाका है और गुंडे बदमाशों का अड्डा है। कहा सुना यह भी गया कि यहां पहले भी कपल्स के गायब होने की वारदातें हो चुकी हैं। दूसरी तरफ पुलिस की सर्चिंग मुहिम जारी थी, लेकिन तेज बारिश के चलते व्यवधान पड़ रहा था। मामला सुलझने के बजाय उलझता जा रहा था। राजा के परिवारजनों ने कत्ल की खबर देने वालों को 5 लाख नगद इनाम देने का ऐलान कर दिया। शिलांग के खासी हिल्स जिले की सोहरा हिल्स, जहां से राजा और सोनम लापता हुए थे, बेहद खतरनाक ट्रैक है और दुनिया में सबसे ज्यादा और तेज बारिश वाले इलाकों में से एक है। राजा को रोमांच से परहेज नहीं था, लेकिन वह काफी एहतियात से चलने वाला युवक था। पूछताछ में दोनों के भाइयों को किसी ने बताया कि यहां किडनैप करने वालों की एक गैंग सक्रिय है। मुमकिन है उसने ही इन दोनों का अपहरण कर लिया हो और एक्टिवा को दूर छोड़ दिया हो। वैसे भी इस इलाके में लूटपाट आम है, जिसके चलते स्थानीय लोग भी अकेले आने से भी डरते हैं। रघुवंशी परिवार की मदद की गरज से इंदौर के सांसद शंकर ललवानी भी शिलांग पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मिले, जिससे पुलिस सर्च ऑपरेशन में और तेजी आई। लेकिन इसके बाद भी लापता कपल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, और जब सुराग मिला भी तो राजा की लाश की शक्ल में मिला। सर्चिंग के दौरान ड्रोन की मदद से एक गहरी खाई में राजा की लाश पड़ी मिली। शव ऊपर लाया गया तो उसे पहचानना मुश्किल था, क्योंकि वह गल चुका था। राजा के दाहिने हाथ पर बने टैटू से उसे पहचाना गया। इसी जगह से एक लेडीज शर्ट, पेंट्रा 40 नाम की दवा, वीवो कंपनी के मोबाइल फोन की स्क्रीन और एक स्मार्ट घड़ी बरामद हुई। यह जगह उस जगह से कोई 25 किलोमीटर दूर थी जहां एक्टिवा पड़ी मिली थी। राजा ने जो सोने की अंगूठियां पहन रखी थीं, उन सहित उसके बैलेट के गायब होने से यह ख्याल पुख्ता हुआ कि यह कपल लूट का शिकार हुआ है। राजा की मौत की खबर इंदौर पहुंची तो शहर में मातम पसर गया और देश भर में फिर चर्चाओं और अफवाहों का बाजार गर्म हो उठा। पोस्टमार्टम के बाद राजा का शव इंदौर लाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन सोनम का अभी भी कोई अता पता नहीं था कि वह जिंदा है भी या नहीं,
और है तो किस हाल में और कहाँ है यह सच, सोनम सहित उसके प्रेमी राज कुशवाहा और तीनों सुपारी किलर्स को ही मालूम था। कुछ दिन बाद सोनम सही सलामत मिल गई। सोनम ने जानबूझकर हनीमून के लिए उस दुर्गम जगह को चुना था, जो उनके शहर इंदौर से कोई 2200 किलोमीटर दूर थी, जहां घने जंगल थे, जंगली जीव जंतु थे, पहाड़ियां थीं, झरने थे, लेकिन सब एकदम असुरक्षित होते हैं। पर अब साबित हो रहा है कि पति की हत्या करने ये जगहें मुफीद साबित होती हैं। यह राज तब खुला जब 9 जून को एकाएक ही सोनम प्रकट हो गई, लेकिन इंदौर या मेघालय में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से, जिससे यह साबित हो गया कि मेघालय पुलिस इस मामले पर पूरी गंभीरता और मुस्तैदी से काम कर रही थी। जैसे ही सोनम के मिलने की खबर न्यूज चैनल्स पर आई, वैसे ही टीवी से बिदकने वाले लोग भी टीवी देखने टूट पड़े। खास तौर से महिलाओं को तो इस हत्याकांड से जुड़ी हर सनसनी देखने में पारिवारिक धारावाहिकों सरीखा, बल्कि उससे भी ज्यादा आनंद मिल रहा था। गाजीपुर के काशीपान जायका ढाबे से गिरफ्तार सोनम बदहवास दिखने की असफल कोशिश कर रही थी। मेघालय पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार करते बताया कि पति राजा की हत्या की साजिश उसने ही रची थी और इसके लिए किराए के हत्यारे भी हायर किए थे। 16 मई को इंदौर के सुपर कॉरिडोर में सोनम राज से मिली और पूरा प्लान बनाया। हत्या के लिए राज ने अपने 3 दोस्तों आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान को भी साथ मिला लिया। प्लान के मुताबिक ये चारों ट्रेन और सड़क मार्ग से शिलांग पहुंचे। इन्हें सोनम लगातार अपनी लोकेशन देती जा रही थी। 23 मई की सुबह जब राजा के साथ वह मावलखियात पहुंची, तो ये चारों भी पीछे लग लिए। सोनम राजा को पहाड़ी पर सुनसान जगह ले गई और आरोपियों को इशारा कर दिए, जो राजा के नजदीक पहुंच गए। पहुंच तो गए, लेकिन उसकी हत्या करने की हिम्मत इनकी नहीं पड़ रही थी, जिससे सोनम बौखला गई और चिल्लाई भी। इस पर विशाल ने धारदार हथियार से राजा के सर पर पहला वार किया। आनंद ने राजा को पकड़ा और आकाश निगरानी करता रहा। सोनम थोड़ी दूर खड़ी राजा की मौत देखती रही। इसके बाद इन सभी ने बेसुध राजा को गहरी खाई में धक्का दे दिया। प्लान की कामयाबी के बाद विशाल, आकाश और राज इंदौर लौट आए और आनंद बीना चला गया। सोनम जिस रास्ते गई थी उससे वापस इंदौर आ गई, लेकिन ऐसे आई कि किसी को हवा भी नहीं लगी। खुद उसके अलावा चारों हत्यारे जानते थे कि सोनम गई तो सुहागिन थी, लेकिन वापस विधवा होकर आई है, जिसकी स्क्रिप्ट भी खुद उसने ही लिखी थी। अब ये सभी नातजुर्बेकार कम उम्र हत्यारे भी जेल में हैं, जो इस खुशफहमी में थे कि उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। लेकिन इन लोगों को रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि मेघालय पुलिस 23 मई को ही सक्रिय हो गई थी, जिसने राजा हत्याकांड को ऑपरेशन हनीमून नाम दिया था। इस मिशन में 120 पुलिसकर्मी लगातार जुटे रहे थे, जिन्होंने बतौर सबूत 42 सीसीटीवी फुटेज और दूसरे साक्ष्य भी जुटा लिए थे। इनमें से अहम हैं सभी के आने जाने और ठहरने के सबूत, और सोनम की 20 दिन में राज से मोबाइल फोन पर 242 बार हुई बातचीत के भी सबूत के अलावा ढेरों पुख्ता साक्ष्य अदालत में गवाही देंगे। न्यूज चैनल्स टीआरपी बढ़ाने के लिए अभी भी इस हत्याकांड को भुना रहे हैं। पुलिस की थ्योरी और बयान टुकड़ों में आ रहे हैं, लेकिन टीवी से चिपके दर्शकों ने सोनम के ढाबे पर मिलने के साथ ही साबित कर दिया कि सोनम ही हत्यारिन और साजिश करता है।